The legendary politician of Indian Congress Committee, ex-Chief Minister, Government of Madhya Pradesh, Mr. Digvijay Singh जी। ये हमेशा कहते हैं ना खाऊंगा ना खाने दूंगा। धर्म का उपयोग ये राजनीतिक हथियार के रूप में करते हैं और उसके नाम से इस प्रकार से प्रचार कर रहे हैं कि राम जी का अस्तित्व इन्हीं की बदौलत है आज देश में, नहीं तो राम जी का अस्तित्व खत्म हो जाता। काला धन आया नहीं, कोई इनके जो वादे किए थे वो पूरे हुए नहीं, किसानों की आय दुगनी हुई नहीं, इसलिए उनके पास आखिरी विकल्प रहता है हिंदू मुसलमान, हिंदुस्तान पाकिस्तान, शमशान कब्रिस्तान, हम उसमें लगे हुए हैं। जानकारी हमारी है, मेरी अरुणोदय चौधरी से बात हुई है, हमारे कांग्रेस के कर्मठ कार्यकर्ताओं को प्रताड़ित करने के लिए, झूठा फंसाने के लिए ये पूरा षड्यंत्र भूपेंद्र सिंह जी ने रचा है, भाजपा ने रचा है। हम इसका विरोध करते हैं और हम तो इस मामले में न केवल एसआईटी की मांग करते हैं, लेकिन जब तक जांच पूरी ना हो जाए तब तक किसी प्रकार की गिरफ्तारी नहीं होना चाहिए। जनता की लड़ाई लड़ना तो हमारा विपक्ष का अधिकार है, कर्तव्य है, फर्ज है, उसको हम पूरा करते हैं। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ में भूपेंद्र सिंह और आप रिपब्लिक सागर मीडिया की आज एक स्पेशल रिपोर्ट देख रहे हैं। आज जिस शख्स से हम आपकी पहचान कराने के लिए जा रहे हैं वह किसी पहचान के मोहताज नहीं है। सो टुडे वी आर गोइंग टू इंट्रोड्यूस द लेजेंडरी पॉलिटिशियन ऑफ इंडियन कांग्रेस कमेटी, एक्स चीफ मिनिस्टर, गवर्नमेंट ऑफ मध्य प्रदेश, मिस्टर दिग्विजय सिंह जी। सर बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। नमस्कार, बहुत बहुत धन्यवाद। सर 2-3 मुद्दे हैं हमारे पास में बात करने के लिए। सर सबसे पहले हमारा सवाल आपसे है, अभी कुछ गुजराती कंपनियों ने 22 बैंक के साथ में और एक LIC कंपनी के साथ में लगभग 22,842 करोड़ का चूना लगाया है। बैंक ने शिकायत भी एक शिकायत भी दर्ज कराई थी CBI के लिए, लेकिन FIR 1.5 साल बाद दर्ज की गई। सर इस मामले में आप क्या कहेंगे? इस पूरे प्रकरण का जो स्वरूप है वो उसी तरह का है जो नीरव मोदी का था, मेहुल चोकसी का था, वही स्वरूप ये है। किस प्रकार बैंकों को धोखा देकर ये कर्ज लेकर उसका दुरुपयोग करते हैं, ये इसके ज्वलंत उदाहरण हैं। अब इस प्रकरण में बात साफ है, SBI ने 2017 में इनके खिलाफ शिकायत कर दी थी और ये बात उजागर हो गई थी और जांच SBI ने चालू कर दी थी, फॉरेंसिक जांच चालू कर दी थी। लेकिन मोदी जी को और मोदी जी की सरकार को 5 साल लगे इस पूरे प्रकरण को CBI को सौंपने के लिए। यह हमेशा कहते हैं ना खाऊंगा ना खाने दूंगा, तो ये तो स्पष्ट प्रमाण है जहां की 22,000 करोड़ जनता के कमाई का पैसा जो डिपॉजिट है बैंक्स में, उसका दुरुपयोग किया गया है और एक नहीं 7 बैंकों के साथ किया है। मैं नहीं समझ पा रहा हूं कि आखिर ये हुआ कैसे और इसमें इतनी देरी क्यों हुई। मोदी जी के इनके क्या संपर्क हैं? जब भी वहां गुजरात समिट हुई है, इन्वेस्टमेंट मीट हुई है, ये हमेशा मंच पर उनके दाहिने हाथ पे बैठते थे श्री अग्रवाल, तो पूरे तरीके से मिले हुए थे और नरेंद्र मोदी जी की शह पर ये सब कुछ हुआ है, ये हमारा आरोप है। सर एक चीज और है सर, उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव हो रहे हैं, हालांकि देश के 5 राज्यों में हो रहे हैं और एक कोई पॉलिटिकल लीडर ने बोला था या क्रांतिकारी ने बोला था कि जब देश में धर्म के नाम पे राजनीति होना शुरू होगी उस देश का पतन होना शुरू हो जाएगा। अभी हम देख रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी लगातार राम नाम के मुद्दे को उठा रही है। अयोध्या में जो राम मंदिर बन रहा है, हिंदूवाद को लेकर राजनीति हो रही है, योगी मोदी का डंका पूरे प्रदेश में बज रहा है, बता रहे हैं कि गुंडा राज उनने खत्म कर दिया। हम उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव की बात करें तो आपका क्या नजरिया है विधानसभा चुनाव को लेकर? कांग्रेस पार्टी भारतीय संविधान और पीपल्स रिप्रेजेंटेशन एक्ट, धर्म के आधार पर वोट मांगना गैर कानूनी है और उस वजह से ये जो धर्म का नाम लेकर और धर्म का उपयोग कर कर जिस प्रकार से वोट मांगे जाते हैं, ये पूरे तरीके से गैर कानूनी है और इस पर
सेंट्रल इलेक्शन कमीशन को कार्रवाई करना चाहिए, लेकिन सेंट्रल इलेक्शन कमीशन भी लगता है कि इनसे मिली हुई है, जिसके कारण ये सब नहीं हो पा रहा है। मैं चाहूँगा कि इस मामले में सेंट्रल इलेक्शन कमीशन संज्ञान में इनको ले और खुलेआम जो धर्म का उपयोग, अभी मैं कल ही प्रधानमंत्री जी पंजाब में उनका भाषण हो रहा था, चुनाव चले हुए हैं, कह रहे मैं देवी दर्शन के लिए गया, आना चाहता था, लेकिन देवी दर्शन मुझे पंजाब सरकार ने नहीं करने दिया। योगी जी खुलेआम कहते हैं 80-20 का विवाद है। ये सारी चीजें हैं, इसका धर्म का उपयोग ये राजनीतिक हथियार के रूप में करते हैं। यदि आप राम मंदिर का मसला ही ले लीजिए, 1988 के पहले राम मंदिर का कोई विषय नहीं था भाजपा और विश्व हिंदू परिषद के पास। जब ये 1984 में बुरी तरह से चुनाव हार गए, तब इन्होंने राम मंदिर का मुद्दा उठाया और उसके नाम से इस प्रकार से प्रचार कर रहे हैं कि राम जी का अस्तित्व इन्हीं की बदौलत है आज देश में, नहीं तो राम जी का अस्तित्व खत्म हो जाता। तो ये तो हालात हैं भाजपा, क्योंकि इनके पास कुछ कहने को नहीं है। महंगाई बढ़ती जा रही है, बेरोजगारी बढ़ती जा रही है, कानून का राज इस प्रकार से है कि लोगों को परेशान किया जा रहा है। काला धन आया नहीं, कोई इनके जो वादे किए थे वो पूरे हुए नहीं, किसानों की आय दुगनी हुई नहीं, खाद के भाव बढ़ गए, इनपुट के भाव बढ़ गए, लेकिन किसानों की फसल के भाव नहीं बढ़े। इसलिए उनके पास आखिरी विकल्प रहता है हिंदू मुसलमान, हिंदुस्तान पाकिस्तान, शमशान कब्रिस्तान, हम उसमें लगे हुए हैं। सर, कांग्रेस के कुछ कार्यकर्ताओं को एक शिकायत है हाईकमान से। अभी कुछ समय पहले ही आपको जानकारी होगी कि सागर जिले के खुरई में 27 तारीख को एक घटना हुई थी, 27 जनवरी को, जहां पर पुलिस के द्वारा लाठीचार्ज किया गया। कांग्रेस कार्यकर्ताओं के ऊपर भी किया गया और भाजपा के कार्यकर्ताओं के ऊपर भी किया गया। लेकिन जब है ना ये खबरें आई कि कुछ कांग्रेसी गुंडों ने भाजपा को मारा और पुलिस को अभद्रता की, इसमें 2 एफआईआर दर्ज हुई थी उस घटना के बाद। और दोनों में समान बात यह है कि दोनों दलित वर्ग से हुई। 307 का मुकदमा था, उसमें कांग्रेस के पूर्व विधायक अरुणोदय चौबे का नाम आया, बाकी दूसरे विधायक में 50 से ज़्यादा कांग्रेस कार्यकर्ताओं का नाम आया। इसकी जानकारी है आपके लिए? और सर अगर है तो आलाकमान इस पर कोई बड़ा स्टंट क्यों नहीं लेता? जानकारी हमारी है, मेरी अरुणोदय चौबे जी से बात हुई है। ये पूरे तरीके से फर्जी एफआईआर है और पूरा इन हमारे कांग्रेस के कर्मठ कार्यकर्ताओं को प्रताड़ित करने के लिए, झूठा फंसाने के लिए ये पूरा षड्यंत्र भूपेंद्र सिंह जी ने रचा है, भाजपा ने रचा है। हम इसका विरोध करते हैं। स्वयं कमलनाथ जी ने इस बारे में डीजीपी साहब से बातचीत की है। मैं भी पूरे प्रकरण की जांच में मैंने खुद ने स्वयं ने की है, पता लगाया है, लोगों से बातचीत की है। तो मैंने ये पाया है कि पूरे तरीके से कांग्रेसियों कार्यकर्ताओं को प्रताड़ित करने के लिए, झूठा फंसाने के लिए ये प्रकरण रचा गया है। और हम तो इस मामले में न केवल एसआईटी की मांग करते हैं, लेकिन जब तक जांच पूरी ना हो जाए तब तक किसी प्रकार की गिरफ्तारी नहीं होना चाहिए। सर, एक आखिरी सवाल और बचा है। 2018 में मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव हुए थे। कांग्रेस ने मध्य प्रदेश में अपनी सत्ता स्थापित की थी। हालांकि 15 महीने बाद कांग्रेस के कुछ मंत्री और नेता विधायक कांग्रेस छोड़कर भारतीय जनता पार्टी में चले गए। कांग्रेस फिर मध्य प्रदेश में उपचुनाव हुए, फिर भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी। अब जो 2023 का विधानसभा चुनाव आ रहा है अगले साल, उसकी तैयारियां भी शुरू हो गई हैं। घर घर चलो अभियान चल रहा है, कांग्रेस का सब चल रहा है। तो 2023 में मध्य प्रदेश का जो विधानसभा चुनाव आने वाला है, उसको आप किस तरीके से देख रहे हैं? और जनता कैसे विश्वास करेगी कि अगर आपकी सरकार दोबारा मध्य प्रदेश में लाए तो ऐसी घटना दोबारा नहीं होगी जैसी अभी हुई? एक बात मैं आपको बता दूं, ये चुनाव परिणाम इस प्रकार के थे कि हमें स्पष्ट बहुमत नहीं था, और स्पष्ट बहुमत नहीं होने के कारण ही सारी बातें सामने आई। हमें निर्भर रहना पड़ रहा था निर्दलीय विधायकों पर, समाजवादी पार्टी के एक और बहुजन समाज पार्टी का एक विधायक, 6 विधायकों की हमारे पास कमी थी। लेकिन अब जनता ने इनकी बेईमानी देख ली है, किस प्रकार इन्होंने
काला धन जो कमाया उसका इन्होंने दुरुपयोग किया और 25-25, 30-30, 35-35 करोड़ रुपए हमारे विधायक खरीद लिए। इस बार हम लोग जितने भी उम्मीदवार तय करेंगे ठोक बजा के तैयार करेंगे। सिंधिया जी पर कैसे हम लोग ये कभी भरोसा कर लेते कि छोड़ के चले जाएंगे, सारे लोग उनके छोड़ के चले गए, बाकी बाहर के दौर तो कोई दूसरा गया नहीं। तो इसलिए एक बात और बड़ी एक महत्वपूर्ण है कि अधिकांश आदिवासी विधायकों को बड़ी लालच दी गई, लेकिन उनमें से केवल एक विधायक टूट के गए। तो ये पूरी तरीके से ठोक बजा के हम लोग चुनाव में टिकट देंगे और लोगों में नाराज़गी है। तैयारी हमारी शुरू हो गई है, कमलनाथ जी के नेतृत्व हम लोग काम कर रहे हैं और मुझे उम्मीद है कि पूरी तरीके से हम लोग एक स्पष्ट बहुमत से एक सरकार 2023 में बनाएंगे। एक सर कुछ दिन पहले आपका एक स्टेटमेंट मतलब वीडियो वायरल हुआ था जिसमें आपने अभी वर्तमान मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी से अपॉइंटमेंट मांगा था और अपॉइंटमेंट के बाद आप उनसे मिलने गए थे लेकिन मिल नहीं पाए थे उनसे। उसके बाद में सर आप अनशन पर बैठ गए थे वहाँ पर। तो सर वो पूरी घटना क्या थी, हम चाहते हैं कि आप अपनी जुबानी सुनाएं। भोपाल, विदिशा, गुना, राजगढ़ 2 बांध में 2-2 जिलों के जमीन डूब में जा रही है। मुआवजा नहीं मिला, काम चालू हो गया, लोग बाग परेशान हैं। इन सब बातों को लेकर हमने समय मांगा था, मुख्यमंत्री जी ने समय नहीं दिया, कहा कि मेरे को जानकारी नहीं, जबकि मेरे पास रिकॉर्ड है। कम से कम 1 महीने से हम लोग टाइम मांग रहे थे। तो इन सब बातों को लेकर मैंने उनसे टाइम मांगा था, नहीं दिया। तो मैंने उनको कहा था आप 20 तारीख तक नहीं देंगे तो मैं आपके घर के सामने आके धरना दूंगा। फिर मेरे पास सूचना 19 तारीख को आई कि आप 21 तारीख को मिल लीजिए। 21 तारीख को हम मिलने जाएं उसके पहले खबर होगी साहब आज बिजी हैं, आप बाद में बताएंगे। तो हमारे पास कोई विकल्प नहीं बचा था। जनता की लड़ाई लड़ना तो हमारा विपक्ष का अधिकार है, कर्तव्य है, फर्ज है, उसको हम पूरा करते हैं। सर बहुत बहुत धन्यवाद चैनल के साथ में जुड़ने के लिए। जैसा कि आपने देखा कि अभी हमारे साथ में थे मध्य प्रदेश शासन के पूर्व मुख्यमंत्री माननीय दिग्विजय सिंह जी। फिलहाल इस एपिसोड में इतना ही। मैं भूपेंद्र सिंह ठाकुर रिपब्लिक सागर मीडिया की ओर से आप सभी से विदा लेता हूं। जय हिंद, जय भारत। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।